चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा ये बताओ पहले आप थोड़ा सा रिकैप कर लें, ये क्या सारे फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं क्या? नो सर कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? बाइजेक्टिव जो बाइजेक्टिव होते हैं। Bijective. यस, फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, और बाइजेक्टिव का मीनिंग हमको मालूम है 1 1 और ऑन 2, सिर्फ वही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, इसके अलावा सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते। अब हमने शुरू किया, मान लो अपना इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर आता है, यूनिट सेम है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी काफी हद तक काफी पार्ट डिलीट है, लेकिन इसमें वो पार्ट डिलीट हो रहा है जो आपका डिफरेंशिएशन में यूज हो जाता है कभी कभी, मैं थोड़ा सा वो कराऊंगा इसलिए इस वाली चैप्टर में। अच्छा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन तो पढ़ रहे हैं देखो हम, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ साइन एक्स फंक्शन। अच्छा, मैं पहले आपको साइन एक्स फंक्शन का ना ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जरा देखो। आप मेरे को बताना ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ग्राफ से बताना जरा। ये मान लो हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई है। ये जो आपका साइन का ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसे चलता है, देखो शायद आपको, आप में से किसी ने देखा हो, जैसे 0 से ऐसे उठेगा, यहाँ से इंक्रीजिंग होता जाता है, फिर एक पॉइंट से आके नीचे टर्न कर जाता है, फिर नीचे चलता रहता है, फिर एक्स एक्सिस को कट करके नीचे की तरफ निकल जाता है, फिर वहाँ नीचे भी एक लिमिट तक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता, फिर टर्न करके ऊपर आता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है ये। फिर ये ऐसे ऊपर आता है, ये इस तरह से ये ऐसे चलता रहता है, देखो साइन का ग्राफ जो होता है। अच्छा, अब ये मान लो मैंने ओरिजिन लिया, ओरिजिन पे ओरिजिन होता है, फिर यहाँ जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये पाई होता है, फिर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई होता है, एंड सो ऑन। और जहाँ ये पीक हाइट तक जा रहा है अपनी, देखो ये हाइट तक जो गया है, ये वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे +1 होती है ना। ऐसे ही जो नीचे नीचे गया, बॉटम पे चला गया बिल्कुल, यहाँ पे ये पॉइंट होता है 3 पाई अपॉन 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम जो होती है वो -1 होती है। अच्छा, अब आप मेरे को ग्राफ से देख के बताओ, ये चलता जाएगा ऐसे, क्या ये मैनी वन है या 1 1 है? किसी को याद है मैनी वन 1 1 ग्राफ से कैसे चेक करते थे? स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल मैंने। सर 1 1 है। ये 1 1 है, ओके। और कोई बच्चा, ये 1 1 है या मैनी वन है? वो ग्राफ से क्या चेक करते हो बता दो। अच्छा, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ। देखो, अगर आपको ग्राफ से किसी फंक्शन को चेक करना है ना, मैनी वन या 1 1, तो आप क्या करो, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे। देखो मैं रेड कलर की एक लाइन ड्रॉ कर, सर मैनी वन होगा। यस लवन है, बुरी तरह से मैनी वन है, बैडली। इनफैक्ट कोई बैडली वर्ड यूज नहीं करता, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। मैनी वन क्यों है? देखो, अब हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये कितने सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, यस ये देखो यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। अच्छा भाई, इसका क्या मीनिंग है अगर कट कर रही है तो? इसका मीनिंग ये है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ एक्स की वैल्यू होगी इस जगह, सपोज करो x1 होगी, फिर यहाँ पे भी कुछ x की वैल्यू होगी, वो डिफरेंट होगी x2, यहाँ पर भी कुछ x की वैल्यू होगी, सपोज करो वो x3 होगी, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगी, सपोज करो वो x4 होगी। आप खुद देखो कि x1 x2 x3 x4, इन चारों डोमेन पे रेंज जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये a मान लो, तो x1 पर भी रेंज a है, x2 पर भी रेंज a है ना, x3 पर भी रेंज a है, एंड सो ऑन। तो इतने सारे डोमेन सेम रेंज को ले रहे हैं। आप यही देख लो एक्स एक्सिस पे, भाई एक्स एक्सिस पे देख लो ग्राफ कट कर रहा है, f0 पे भी आंसर 0 आएगा, f पाई रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 2 पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई पे भी 0 होती है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन होता है भाई, साइन एक्स फंक्शन मैनी वन होता है। तो आप बताओ इसका इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता? नहीं निकला। नहीं निकल सकता ना, क्योंकि ये तो मैनी वन है। अब क्या किया, बेचारे को जबरदस्ती 1 1 बनाया, उसको बोला तुम जबरदस्ती 1 1 बन जाओ। ये जबरदस्ती 1 1 बन गया, और हमारे लिए एक नया चैप्टर खड़ा हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो इसको 1 1 कैसे बनाया। एक बात ध्यान रखना, ग्राफ टर्न नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ टर्न करके वापस आ रहा है ना, तो समझ जाओ वो मैनी वन है। जैसे देखो ये ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, समझो थोड़ा सा भी टर्न होकर नीचे आया तो तुरंत ये मैनी वन बन गया। और ग्राफ अगर टर्न नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये 1 1 होता है। क्योंकि टर्न होते क्या होगा, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दो जगह कट कर जाएगी उसको, इसका मतलब दो डोमेन पे सेम रेंज हो जाएगी। तो ग्राफ का कभी भी टर्न नहीं होना चाहिए, टर्न होते ही समझ जाना ये टर्न करके वापस आया है, ये हर हालत में मैनी वन। अब मैं देखो इसको थोड़ा सा ना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बना रहा हूँ जरा, ये ऐसे जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे,
ये -1 हो जाता है और फिर -5 पे 0 हो जाता है। अब देखना, हम इसको टर्न नहीं होने देंगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट से चलना शुरू करूंगा और मैं चलता रहूंगा, आप लोग मुझे रोक देना, कोई भी बच्चा रोक देना जब ये टर्न करने लगेगा। मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा, मेरा रेड स्पॉट देखो, ये मैंने ना ग्राफ पे देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में -π/2 के नीचे रेड स्पॉट लिया है। यहाँ से मैं ग्राफ के ऊपर अपना कर्सर लेना शुरू करूंगा, आप लोग मुझे स्टॉप करेंगे जहाँ पे टर्न करेगा, ठीक है। ये मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, ग्राफ के थ्रू चलना शुरू कर रहा हूँ, मुझे रोक देना जब रोकना है आपको। ये मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, पीक पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। बस पाई बाय स्टॉप। टू यस, स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, क्योंकि अगर आप इससे एक कदम भी आगे गए, एक पॉइंट भी आगे गए, तो ये मैनी-वन हो जाएगा। तो यही है वो डोमेन जो साइन एक्स का रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे आपका साइन एक्स फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। आप, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जरा ऊपर का रफ कर दूं, जरा मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो साइन एक्स फंक्शन को जबरदस्ती 1-1 ऑन टू बनाया गया, वैसे वो 1-1 ऑन टू नहीं, 1-1 नहीं था, ऑन टू तो था, 1-1 नहीं था, लेकिन तो हमने कैसे बनाया, हमने कहा भी इसका डोमेन जो है, साइन का जो डोमेन है वो आप कर दो -π/2 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल में कर दो। और कोडोमेन ले लो आप इसका -1 से +1 तक। देखो -1 से +1 तक वाई एक्सिस पे सारी वैल्यू कवर हो रही है, -1 से +1 तक, ये +1 हो गया और यहाँ देखो ये -1 हो गया। तो वाई एक्सिस के हर पॉइंट के लिए ग्राफ के ऊपर कोई ना कोई एक्स है, तो ये फंक्शन आपका 1-1 ऑन टू हो जाता है, और इसलिए आपका ये जो एफ फंक्शन है ना, साइन एक्स फंक्शन, ये इन्वर्टिबल हो जाता है। अब आप कहोगे यही वाला डोमेन क्यों लिया है, इसके आगे भी तो डोमेन है, देखो π/2 से चलना शुरू करें, मान लो हम यहाँ से चलना शुरू करें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, बताओ कहाँ पे जाकर रुकेंगे, जल्दी बताओ। चलते जा रहे हैं, 3π/2। 3π/2, तो ये डोमेन भी तो ले सकते थे हम, π/2 से 3π/2, ये डोमेन भी ले सकते थे, और रेंज वही रखते अपनी हम, -1 से 1। अच्छा एक और बताओ आगे वाला, एक और बताओ इसके आगे वाला, बताओ जल्दी बताओ। इसके आगे भी तो एक और ले सकते हैं, देखो 3π/2 से स्टार्ट करो, 3π/2 से बताओ आगे कहाँ तक जाओगे, टर्न मत होने देना, यहाँ तक आना आपको इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट होगा आपका 5π/2। 5π/2। यस, तो एक और डोमेन ले सकते हैं भाई हम कह सकते हैं 3π/2 से 5π/2 ले लो, यहाँ पे भी तो आपका साइन एक्स 1-1 ऑन टू बन जाएगा, और रेंज वही रखो -1 से 1। लेकिन इन सब डोमेन से, इनसे अलग हटके हमने एक चूज किया, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये वाला जो डोमेन होता है, इसको ही सिलेक्ट किया गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है, -π/2 से π/2 तक। बाकी सब ब्रांच तो है साइन एक्स को 1-1 ऑन टू बनाने के लिए, लेकिन ये बाकी सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती हैं। तो बाकी सब क्या है, सिर्फ ब्रांच है, लेकिन ये जो ब्रांच हमने चूज किया है -π/2 से π/2, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि इसको क्यों लिया है, इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तो मैंने समझा, इनफैक्ट मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने कहीं तो रीजन होगा कि इसको क्यों लिया है। मैं तो ये समझ में, मेरे को ये समझ में आया, शायद इसमें ओरिजिन कवर होता है, थोड़ा ओरिजिन के इधर आ जाता है ग्राफ, थोड़ा ओरिजिन के इधर आ जाता है, इसलिए शायद इसको लिया होगा, बाकी इसके पीछे कोई रीजन है नहीं। तो अब आपको देखो क्या याद रखना है, साइन एक्स को इन्वर्टिबल बनाने के लिए उसका डोमेन रखना होगा -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल, और कोडोमेन रखना होगा -1 से 1। तो ऐसा करने से आपका साइन एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसके अलावा -π/2 से +π/2 के अलावा और ब्रांचेस भी होती हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती। एग्जाम में एक बार बोर्ड में पूछा गया था, राइट वन ब्रांच ऑफ साइन टू बी इन्वर्टिबल अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो आती है, उसके अलावा कोई एक और ब्रांच लिख के बताओ। तो आप इनमें से कोई सी भी एक ब्रांच लिख सकते हो। और देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद कर ली, आपने ये वाली याद कर ली, ठीक है, ये साइन एक्स को 1-1 बनाती है। आप इन दोनों में ना पाई प्लस करके नेक्स्ट ब्रांच निकाल लो, देख लो, चाहे इसमें पाई प्लस करोगे -π/2 में, तो देखो π/2 आ जाएगा, π/2 में पाई प्लस करोगे, देखो 3π/2 आ जाएगा, है ना। और आपको इसके नेक्स्ट वाली चाहिए तो फिर इन दोनों पाई ऐड कर लो, आपको उसके नेक्स्ट वाली चाहिए तो फिर पाई ऐड कर लो।
अच्छा, आपको मान लो इसके पीछे वाली कोई ब्रांच चाहिए, इधर से जो पीछे की तरफ जाती है, तो इन दोनों में से π/2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसके पीछे वाली ब्रांच आ जाएगी, क्योंकि ब्रांच तो बहुत सारी है भाई, अनगिनत ब्रांचेज हैं, लेकिन आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही वाली है जो रेड से मैंने शो की। बताओ, इतना जो मैंने सब कुछ बोला आपको सबको क्लियर हुआ या मैं रिपीट कर दूं? सब क्लियर है। तो साइन एक्स ध्यान रखना, बेचारे को बहुत जबरदस्ती 1 1 on 2 बनाया था, ये 1 1 था नहीं और बेकार बनाया, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक चैप्टर आप लोगों के लिए बढ़ गया और कंपटीशन लेवल पे तो बहुत ही हाई लेवल पे आता है ये। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो इस चैप्टर की तो ये बहुत वाइड हो जाता है, फैल जाता है बहुत बुरी तरह से। एनीवेज, आप पहले नोट करो, मुझे अभी 3 ग्राफ बताने हैं आपको आज। आप जब नोट कर लेंगे तो देखो, जो जो हाईलाइट पॉइंट है वो नोट करने हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नोट करनी है साइन एक्स की, उसके अलावा अदर देन कुछ ब्रांचेस भी नोट करनी है, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नोटेड एवरीबॉडी? नोटेड। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे फंक्शन की तरफ। तो ध्यान रखना, साइन एक्स 1 1 नहीं था, बनाया गया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातों को। -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल डोमेन बनाया गया, कोडोमेन बनाया -1 से 1, तो फंक्शन 1 1 on 2 हो गया और ये इन्वर्टिबल हो गया। अब आता है आपके पास दूसरा फंक्शन लेते हैं, अब आ गया जी cos x। अच्छा भाई, cos x में क्या है, क्या ये मैनी 1 या 1 1 है? अभी चेक करते हैं ग्राफ से, देखते हैं इसको क्या ये जरा देखो। मैं cos x का आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। cos x का जो ग्राफ होता है ना, ये आपको मालूम होगा cos 0 1 होती है वैल्यू। मान लो ये 0 है, तो अगर हम 0 लेंगे तो इसका ग्राफ मान लो ये 1 है यहाँ पे, तो 1 से स्टार्ट होता है और डिक्रीजिंग जाता है, नीचे की तरफ जाता है और एक्स एक्सिस को कट करता है। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग नेचर बंद नहीं होती, फिर चलता रहता है नीचे, फिर जाता रहता है और फिर एक पॉइंट से आके टर्न करके फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है, काफी हद तक साइन के जैसा चलता है। फिर ये वहीं ऊपर 1 हाइट तक ले जाएगा और फिर वापस हो जाएगा। आप बता दो ये मैनी 1 है या 1 1 है? मैं ज्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूँ ग्राफ। मैनी वन। टर्न कर गया तो मैनी 1 है, 100% मैनी 1 है, तो टर्न करके वापस आ रहा है। अच्छा चलो, मैनी 1 है। अब देखना इसका कैसे हम बनाएंगे, डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो 0 हो गया, ये वाला पॉइंट इसका π/2 होता है क्योंकि cos 90 पे 0 हो जाता है। फिर ये जो नीचे जा रहा है ना ये इस तरफ, ये इसका पाई होता है, यहाँ पाई की वैल्यू इसकी -1 होती है। फिर ये वापस 0 हो गया एक्स एक्सिस पे, देखो ये 3π/2 होता है। फिर ये +1 हो गया, वापस ऊपर चला गया, ये जो पॉइंट होता है ना +1 वाला, ये 2π होता है एंड सो ऑन। फिर ये वाला 3π/2 5π/2 होता है, इस तरह से ये चलता है। अब देखो हम इसका डोमेन, अच्छा आप बता सकते हो इस बार कहाँ से कहाँ तक इसको पकड़ लें जिससे 1 1 on 2 हो जाए? देखो जरा ग्राफ को देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 0 से पाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ से पकड़ लो ग्राफ को, यहाँ से चलाना शुरू करो, टर्न आने पे रोक देंगे तो ये गया, ये गया, देखो रेड वाली बाउंड्री बना रहा हूँ मैं, ये जा रहा है, जा रहा है, जाने दो, टर्न नहीं आया अभी तक क्योंकि अभी सेम वे में जा रहा है, सेम वे में जा रहा है, अब टर्न करने वाला यहीं पे स्टॉप कर देगा। तो बताओ किस डोमेन में इसको हम 1 1 बना सकते हैं? बोलो, कॉस का डोमेन क्या होना चाहिए? 0 to π, करेक्ट। और बताओ आंसर कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहे हैं, देख लो 0 to π में। 1 to वन -1। टू -1। नहीं, -1 to 1 बोलोगे बेटा, इंटरवल में हमेशा पहले -1 बोला जाएगा। तो अगर हम कॉस का डोमेन 0 to π ले लें और -1 to 1 उसका कोडोमेन ले लें, तो आपका जो कॉस फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, उसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। और यही वाली ब्रांच 0 से π जो होती है, यही कहलाती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब आप मुझे अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कुछ और ब्रांचेस बताइए, इसके अलावा बताना, 0 π के अलावा और कौन सी हो सकती है? पाई से 2π। करेक्ट, पाई से 2π हो सकती है और कोडोमेन हम सेम रखेंगे। अगली बताना, चलो कोई और, एक और बताना आगे वाली। 2π से 3π। यस, 2π से 3π, है ना। अब इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर हमें याद है तो हम इसकी और ब्रांचेस खुद फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग पाई इन बोथ दी वैल्यूज। आप 0 में पाई ऐड कर दो और पाई में भी पाई ऐड कर दो, तो देखो ये वाली ब्रांच आ जाएगी। इसके नेक्स्ट वाली चाहिए तो दोनों में फिर से पाई ऐड कर दो, 0 से पाई के पहले वाली कोई ब्रांच चाहिए तो दोनों में पाई सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सो ऑन। तो देखो भाई, कॉस को भी इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ गया था। आया, सही में आया?
यस सर। ठीक है, अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट फंक्शन, आप ये नोट कर लो, पहले मैं टाइम देता हूँ आपको। ये भी लिखनी है आपको, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना मेन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ये वाली ब्रांच है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। 0 to पाई, 0 to पाई को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको नहीं बोलते -1 to 1 को, वो डोमेन को नहीं, जो डोमेन आप सेट कर रहे हो ना वो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अभी मैं लिखाऊंगा, पीछे टेबल बना के लिखाऊंगा, आप ये कर लोगे तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको 10x का ग्राफ भी सिखाऊंगा। सर रिटर्न। सबका हो गया तो चलिए, तो अब हम ले लेते हैं भाई एक तीसरा ग्राफ ले लेते हैं। अब 10x आ गया भाई, 10x को भी जबरदस्ती 1 1 बनाया गया, इनमें से कोई 1 1 था ही नहीं। क्यों 10x, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनता था, फिर इनके इनवर्स के ग्राफ भी सिखाऊंगा आपको, पहले आज इतना कवर कर लोगे। अच्छा, अब आप देखना सर एक बार cos x का ग्राफ दिखा दो फिर से। ये लो जी, cos का ग्राफ ये ऐसे वेव शेप में चलता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक का मतलब हर एक इंटरवल के बाद आपको सेम वैल्यू देता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ से शुरू किया था, x को 0 लिया तो 1 आया, π/2 पे 0, पाई पे -1। हमने इसी रेड वाले ग्राफ को, इसको हमने अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 0 से पाई तक हमने इसको 1 1 और ऑन 2 बना के इसको इन्वर्टिबल बना दिया जबरदस्ती। ओके सर। यही वाली ब्रांच कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी ये बहुत सारी ब्रांचेस और भी होगी। अच्छा, अब मैं देखो 10 का ग्राफ बना रहा हूँ, आप एक चीज देखना मैं क्या कर रहा हूँ जरा, मैंने यहाँ पे कुछ रेड कलर की ना लाइनिंग्स बना रहा हूँ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये मेरा ओरिजिन है, ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे रेड लाइन बनाई है, ये π/2 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 3π/2 है, और एक जो मैंने इधर बनाई है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मान लो ये -π/2 है। आप में से कोई बता सकता है अंदाजे से ऐसे ही ये रेड लाइन क्यों बनाई गई है? ना साइन में बनाई, ना कॉस में बनाई, यहाँ बना रहे हैं भाई, कोई गेस, कोई आइडिया? सर क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है इसलिए। नहीं, देखो इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। 10 में अगर मैं आपको बोलूँ π/2 पुट कर दो डोमेन, मतलब x की वैल्यू π/2 पुट कर दो, आंसर बोलना क्या हो गया? 10 90 डिग्री की वैल्यू किसी को याद हो? बताओ, 10 90 डिग्री की वैल्यू किसी को आती है? 10 सर 0। एक तो भाई ये देखो, ये जो तुम बोलते हो ना सर 0, ये नहीं बोलना है तो, ये सर 0 थोड़ी है सर हाँ सर मत बोला करो भी, देखो ये टूट जाता है ऐसे चक्कर। देखो आप 10 90 की वैल्यू फिर से सोच के बताओ मेरे को, कोई भी एक बच्चा जल्दी से बताओ। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होती है ना, तो मैंने देखो उन्हीं पॉइंट्स पे रेड लाइन बना दी है जहाँ पे 10 नॉट डिफाइंड होने वाला है, क्योंकि ग्राफ पे मैं कैसे बनाऊंगा, वरना नॉट डिफाइंड वैल्यू मैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगा? तो इसलिए हम 10 के ग्राफ में उन पॉइंट्स पे पहले वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे 10 नॉट डिफाइंड है। अब देखो 10 का फंक्शन कैसे जाएगा, 10 का फंक्शन भी मैनी वन होता है। देखो 90 पे तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो वहाँ पे ग्राफ आपको ऐसा लगेगा पैरेलल जा रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा बैंड हो जाता है, ये बैंड होते 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 देखो 0 पे आ गया, ठीक है। और फिर यहीं से इसी तरह से यहाँ से नीचे निकल जाता है ये, और ऐसे ये जब 90 एंगल आने लगता है तो ये उसके पैरेलल हो जाता है। ये कुछ ऐसे बनता है ग्राफ। 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 45 की वैल्यू आप ऊपर चेक करोगे 1 मिलेगी, 10 60 डिग्री की वैल्यू और ऊपर जाओगे तो √3 मिलेगी, और 10 90 की वैल्यू पे ग्राफ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ये माना जा रहा है कि वो वाई एक्सिस को कहीं इन्फिनिटी की तरफ जाके मिल रहा होगा इस लाइन को। अब इसी तरह से π/2 और 3π/2 के बीच में भी ग्राफ ऐसे जाता है, ये ऐसे यहाँ पे इन्फिनिटी शो होता है, फिर ऐसे बैंड होना शुरू हो जाता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, फिर वहां से ये नीचे निकल जाता है इस तरह से, ये ऐसे हो जाता है। और इसी तरह से आप एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी ले सकते हो। आप बताओ ये जो फंक्शन आपको ब्लू वाली मैंने ग्राफ बनाया ब्लू से, पहले तो ये बताओ ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है क्या? ये मतलब
टूट नहीं रहा आपके नो सामने? सर डिसकंटिन्यूअस है। नहीं तो टूट रहा है बार बार। हाँ, बार बार टूट जाता है, बनता तो है लेकिन बार बार टूट के बनता है। साइन और कॉस टूट के तो नहीं बनते, चलो कम से कम वो एक फ्लो में तो चलते हैं। अच्छा अब बताओ ये मैनी वन है या वन वन है? दिख रहा होगा सर मैनी वन। मैनी वन मैनी Many वन है। अब मुझे कोई एक डोमेन बताओ जिसमें इसको वन वन बना सकते हैं। दिख रहा है सामने सबको साफ साफ? -π/2 to माइनस π/2। π/2 से π/2। बिल्कुल करेक्ट आपने बताया, यही वाला जो डोमेन है यही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मैंने -π/2 और +π/2 के दोनों तरफ पे ना इंटरवल शो नहीं किए हैं। बता दो जरा इंटरवल कौन से आएंगे, ओपन या क्लोज्ड? open. यस ओपन। देखो पिछले में दो में ऐसा नहीं था, कॉस में हमने 0 पे लिया था डोमेन और पाई भी डोमेन में इंक्लूड किया था। देखो क्लोज था क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की -1 होती है। लेकिन tan में ऐसा नहीं है, -π/2 और π/2 दोनों पे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ओपन रखा है। अब जरा मुझे कोडोमेन बता दो, देख के देखो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है और ये नीचे कहाँ तक आ सकता है। Minus infinity to infinity. यस माइनस Open इन्फिनिटी टू interval. इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, जिसको हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का जो ओपन इंटरवल होता है ना, यही तो रियल नंबर्स का इंटरवल होता है, ये कैपिटल आर होता है। तो इसलिए tan को अगर इन्वर्टिबल बनाना है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में, और कोडोमेन लेना होगा उसका हमें और रियल नंबर्स। अच्छा अब जरा -π/2 और π/2 के अलावा और बता दो जरा ब्रांचेस क्या हो सकती हैं। Pi सर by 2, π/2 से 3 pi 3 by π/2। यस और π/2 से 3 π/2, उसके आगे वाली चाहिए तो 3 π/2 से 5 π/2, वही कॉन्सेप्ट है, दोनों में पाई ऐड करके मिल जाएगी। आपको नेक्स्ट चाहिए दोनों में पाई ऐड कर दो, आपको इसके पहले वाली चाहिए दोनों में पाई सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सो ऑन। सर रियल नंबर्स की रेंज कैसे ही बता दो एक बार। देखो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, ये ग्राफ वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू ले रहा है, देखो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, कितनी वैल्यू हो सकती है सोचो मैक्सिमम इसके ऊपर जाकर? इनफिनाइट। इन्फिनिटी है ना। और इधर आ जाओ नेगेटिव एज में, वाई एक्सिस में देखो कहाँ नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। इसलिए इसकी जो रेंज आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, यानी कि ऑल रियल नंबर्स इसका कोडोमेन है ना। जो ग्राफ से दिख रहा है वही, जैसे हमने देखो पिछले वाले ग्राफ में क्या लिया था, देखो -1 to 1 लिया था ना। क्यों, देखो इसका जो ग्राफ है मैक्सिमम 1 हाइट तक गया, 1 के ऊपर नहीं है, और इधर देखो मिनिमम हाइट इसकी -1 गई है, देखो वाई एक्सिस पे ये -1 है। तो इसका कोडोमेन -1 से +1 का क्लोज इंटरवल था। साइन में भी यही था, ग्राफ एक हाइट तक गया था बस, उसके आगे नहीं जा रहा था। ये देखो ये -1 से नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ, इधर वाई एक्सिस पे 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए इसका भी -1 to 1 था। लेकिन tan का ग्राफ तो भाई बहुत ऊपर तक जा रहा है, ये तो बहुत ऊंचा चला गया, इधर बहुत नीचा भी चला गया, इसलिए सारे रियल नंबर कवर कर गया वाई एक्सिस पे। बोलो भाई क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अब मैं आपको अभी ये 3 फंक्शन सिखाए हैं, फिर कल मैं आपको परसों नेक्स्ट क्लास में 3 फंक्शन और सिखाऊंगा। अब इनको आप ऐसे नोट करो, देखो अगर साइन लिया है, इसको अगर आपने 1/1 बनाना है तो इसका डोमेन रखो π/2 से -π/2 से +π/2, और को डोमेन रखो -1 से का। तो अब मेरे को बताओ अगर मैं इसी का साइन का इनवर्स फंक्शन ले लूँ, देखो उसको कैसे शो करेंगे, sin टू दी पावर -1, लेकिन ये इनवर्स रीड होगा। अब बताओ इसका डोमेन क्या होना चाहिए, चेंज करके। -1, यस -1, 1 डोमेन होना चाहिए, और इसका कोडोमेन होना चाहिए -π/2 टू π/2, क्योंकि ये इसका इनवर्स फंक्शन है। सिमिलरली cos का डोमेन हमने सेट किया है 0 to π, कोडोमेन हमने सेट किया है -1 to 1। तो अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन बनाओगे cos का, तो cos इनवर्स का डोमेन जो हो जाएगा वो -1 to 1 हो जाएगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 to π हो जाएगी। इसी तरह से आप 10 का भी लिख लो, लिखना भी और ये याद भी रखना है। अब देखो मेरे समझाने के बाद ना आपको ये याद करने में बहुत आसानी रहेगी, आपको ग्राफ की पिक्चर अपने दिमाग में याद रहेगी, और आप इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी आपको, इसलिए ग्राफ से समझाना जरूरी होता है। tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, और इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। और ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, कोडोमेन लिख रहा हूँ मैं साइन इनवर्स के, यही है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही कहलाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आप जब ये नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे भाई।
Noted. Done. अच्छा अब एक बात चलो बताओ, थोड़ा सा और बताऊंगा, अभी 11th क्लास का भी रिवाइज कराना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा रिवाइज बस। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते थे अगर आपको याद हो तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, आप जब ऐसे चलते हुए इधर जाते हो, यहाँ पहुंच जाते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पे एंगल आ जाता है 5.2, और अगर आप 0 से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ चल के आते हो तो यहाँ पे एंगल आ जाता है -π/2। अब बताओ -π/2 से +π/2 में कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हुए? 1 and 4, राइट है ना, ये 1 होता है, ये वाला क्वाड्रेंट 2 होता है, ये वाला क्वाड्रेंट 3 होता है, और ये वाला क्वाड्रेंट 4 होता है, करेक्ट। तो ध्यान रखना, साइन की जब वैल्यू निकलेंगी या तो वो निकलेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या निकलेंगी सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसकी ब्रांच का की ये है। चलो अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक गए तो π/2 है, और π/2 से मैं आगे कंटिन्यूएशन में रखूँ, यहाँ तक आ जाऊँ तो बताओ कौन सा हो गया ये? Pi. अब जरा ये देखना, कॉस की जो ब्रांच है वो 0 to π है, तो बताओ कॉस के आंसर किस किस क्वाड्रेंट में निकलेंगे? जब भी First and cos second. फर्स्ट 10 सेकंड है ना। और 10 में आ जाऊं, 10 में तो बिल्कुल वही साइन वाली ब्रांच आ गई, -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ से भी आंसर निकलेंगे tan इनवर्स के, और इसमें भी निकलेंगे, लेकिन हाँ y एक्सिस के ऊपर tan इनवर्स के आंसर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अच्छा अब दूसरी बात, जब भी मैं आपको बोलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एंगल को माइनस कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, तो आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो, तो जो एंगल होगा वही लिख देंगे, वही आपकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। आप मुझसे कई बार पूछोगे वैल्यू निकालनी है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या करें? तो आप अभी से समझ लो, अगर आपको वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जानी है तो आप अपने एंगल को पाई में से माइनस करेंगे, तब आप पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करना है, एंगल लिखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बोलूंगा जब मैं आपको, तो उसी एंगल को माइनस लगा देना, और जब बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ तो वहां पे आप पाई माइनस थीटा कर देना। अच्छा अब रह गया थर्ड क्वाड्रेंट, क्रॉस लगा दिया है, ये कभी यूज ही नहीं करोगे आप, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट तक आपका इनवर्स फंक्शन का डोमेन जाएगा ही नहीं। वैसे आपको समझना समझ लो, आप थर्ड में अगर वैल्यू निकालनी हो तो पाई में थीटा प्लस कर देना, अगर निकालनी हो कहीं पे भी, तो यहाँ तो जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई क्लियर है? बताओ मेरे को तो छोटी छोटी चीजें कवर कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना आए। अच्छा अब ये बता दो, अगर मैं आपको एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स फंक्शन एज ए डोमेन दे दूं तो इसकी रेंज बता दो क्या है, आंसर क्या होगा इसका, डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। आइडेंटिटी। यस एक्स होगा, यही वाला एक्स आ जाएगा ना, आइडेंटिटी आ जाएगा। और उल्टा पूछूं अगर मैं आपको, एफ के अंदर अगर हम एफ इनवर्स एक्स को एज ए रेंज रख दें, डोमेन रख दें, तो तब भी आइडेंटिटी, तब भी एक्स आएगा। तो यही ये वाली जो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इनवर्स फंक्शन की है। देखते हैं चलो कैसे, नोट करना, आप नोट कर लो, ये जब नोट कर लेंगे तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है ना? कर लिया। ओके अब देखो चलो, अब क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसी आएगा लिखा हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स के अंदर हाफ है, पहले आप देखो बाहर किस फंक्शन का इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी उसी इनवर्स का फंक्शन ले लेंगे साइन। अच्छा अब बताओ साइन के किस एंगल पे वैल्यू हाफ होती है? प्लस हाफ है, ध्यान रखना आपके पास ये ब्रांच है, आप या तो जा सकते हो साइन की वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप अपनी चॉइस बताओ। वैल्यू मैंने आपको प्लस हाफ दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पसंद करोगे या फोर्थ में जाना चाहोगे? वैल्यू मैंने प्लस हाफ दी है, फर्स्ट में जाओगे, आपको मालूम है क्योंकि फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरा ये बता दो साइन के किस एंगल पे वैल्यू हाफ होती है? 10th क्लास में पढ़े थे आपने एंगल ये, तो 30 आपने लिखना है, लेकिन π/6 रेडियंस यूज करना है ना। तो साइन इनवर्स साइन π/6 आपने जो वैल्यू ली है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, इसलिए आपका आंसर हो गया डायरेक्ट इसका π/6, इस तरह से। अभी देखते जाना, 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर आपसे पूछूंगा। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स में वैल्यू निकालनी है
तो आपको अंदर कॉस का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब आप देख के बताओ √3/2 वैल्यू कॉस में कहाँ पे होती है? हाँ, इसकी ब्रांच 0 से पाई है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। आप बताओ फर्स्ट में जाना चाहोगे, सेकंड में जाना चाहोगे? वैल्यू √3/2 है, प्लस में है। फर्स्ट में जाओगे, सेकंड में क्यों जाओगे? सेकंड में तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा भाई। इसलिए आपको अगर फर्स्ट में जाना है तो सीधा सीधा एंगल देख लो कहाँ पे वैल्यू होती है। किसी को याद है वैल्यू कहाँ पे होती है कॉस में? √3/2 एक एंगल पे होती है ना कॉस में वैल्यू ये। 5/6। यस, 5/6 पे ही होती है। अगेन आंसर 5/6। अब देखो, एक और देखो, फिर से साइन इनवर्स। एक सेकंड होल्ड करना, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो तब भी तुम्हारे पास स्कूटी होगा। अच्छा, आंधी आ रही है बाहर। अच्छा, तभी लाइट चली गई यहाँ पे। तो देख लो, थोड़ी देर वेट कर लो, आंधी रुके तब आना। ठीक है। आंधी वांधी आ गई है क्या भाई? Yes, sir. सर सर बहुत बुरी। बहुत तेज है। तभी मेरा लैपटॉप भी चार्ज होना बंद हो गया। सोचो लाइट क्यों चली गई। अच्छा चलो, अब बताओ, देखो साइन इनवर्स के अंदर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ -1/√2। ठीक है। अब देखो माइनस वैल्यू आ गई। अब आप समझ गए कि साइन इनवर्स के अंदर साइन तो लेना है भाई, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, साइन का फंक्शन बनाना है। लेकिन अब वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहोगे? अब आपके पास दो क्वाड्रेंट है साइन के लिए, फर्स्ट है और फोर्थ है, तो किस में जाओगे? फोर्थ में सर जाओगे 4। Four. भाई। अच्छा, फोर्थ में जाओगे। मैंने क्या बोला वहां पे, क्या करना है आपको? एंगल नेगेटिव लेना है। तो बताओ जरा, π/4 पे वैल्यू होती है ये वाली, साइन में ये वाली वैल्यू π/4 पे होती है। बोलो एंगल क्या ले लूं इसका? फोर्थ में -5/4। -π/4 है ना। तो ये लो जी, इसका आंसर हो गया -π/4, क्योंकि आपको दिखा साइन के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अब भाई नेगेटिव है तो फोर्थ में जाना पड़ेगा आपको, तभी इसकी ब्रांच में आएगा एंगल। और नेगेटिव बनाने के लिए इस एंगल को आपने बस साइन के साथ -π/4 लिख दिया, ये आंसर हो गया। अब इस बार आपकी बारी है, कोशिश करना आप में से कोई भी एक बच्चा। कॉस इनवर्स -हाफ, कॉस में नेगेटिव वैल्यू दी है, इतना तो मैं लिख ही रहा हूं, बाकी आप बता दो। कॉस इनवर्स के अंदर हम कॉस का फंक्शन बनाएंगे। अब आप मुझे बता दो कॉस के लिए किस क्वाड्रेंट में जाओगे? देख लो, 0 से पाई है इसके पास। सेकंड में, सेकंड में जाओगे तो देख लो क्या करना है। मैंने लिखा हुआ है π-θ। अब आप बता दो थीटा क्या लोगे? पाई Sir, माइनस, pi by 3. सर 2π/3। यस, थीटा लोगे आप π/3, यानी पाई माइनस π/3। एंगल मिल गया आपको 2π/3, है ना, क्योंकि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है π-θ, तो आपने थीटा क्या लिया? आपने थीटा वो एंगल लिया जहाँ पे वैल्यू आपको मालूम है कि ये 1/2 होती है। तो आपने ऐसे लिखा, देखो इसको चाहो तो शो भी कर सकते हो। आपने इसको लिखा π-π/3 विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। और cos 2π/3 जो वैल्यू है वो इसकी ब्रांच में आ चुकी है, तो इसका आंसर हो चुका है अब 2π/3। बोलो भाई, थोड़ा बहुत सही में आया? Yes, sir. बोलो भाई, आया सही में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब मैं एक और दे रहा हूँ आपको, तो बड़ी तैयारी आ रही है, बारिश भी आ रही है भाई। मेरा लैपटॉप ना डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं क्वेश्चन और देखना फिर क्लास वाइंड अप कर देता हूँ, मेरी चार्ज भी नहीं हो रही बैटरी। अच्छा, ये लो, ट्राई करो जरा, आप लोग आंसर बताना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -√3/2। तीन एक साथ दे दिए लो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में।
अब देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख लो, और वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रांच के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट है, उसके हिसाब से ले जाओ, है ना, छोटी सी बात है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकाल के लिख दो, और अगर नेगेटिव है वैल्यू तो देख लो कि उसको या तो फोर्थ में ले जाना होगा या सेकंड में ले जाना होगा, वो आप देख लो जरा कहाँ ले जाओगे। सर -5 पाई/12 आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। और कोई बताएगा भाई? एक बच्चे ने तो बताया, देखो। क्या हुआ भाई, बताओ बच्चों, सन्नाटा हो जाता है। -5 पाई/12। अच्छा जी, यही आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। देखो, कॉस इनवर्स, कॉस लिखा मैंने, ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपल सिंपल 630 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर tan इनवर्स में माइनस दिख रहा है मेरे को, तो tan को मुझे ले जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट जाने के लिए मुझे एंगल लेना पड़ेगा नेगेटिव, देखो -5/4 लिया। फिर साइन इनवर्स में मुझे वैल्यू दिख रही है माइनस में आ रही है, तो मुझे इसको भी ले जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिर्फ एंगल को नेगेटिव लिखकर, -60 डिग्री लिखकर। अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, π/6, और ये वाला आ गया मेरा -π/4, और ये आ गया मेरा π/3 माइनस का। एल्सियम ले लिया सबका 12, ये 2π -3π -4π, आंसर हो गया 2 में से 7 गए, -5π/12। यही बताया था ना आपने आंसर? यस सर। यस सर। यस, करेक्ट। बताओ, कोई मुश्किल काम है क्या वैल्यू निकालना? प्रिंसिपल, बहुत आसान काम, अब तो याद भी हो गया। वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख देंगे, tan इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव दिखेगी, फोर्थ में ले जाना है, साइन इनवर्स में नेगेटिव दिखेगी तब भी फोर्थ में ले जाना है, और कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव दिखेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। चलिए, यस। तो मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्लास को, ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई माई लैपटॉप बैटरी। तो मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और मैं आज आपको वर्कशीट 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और वर्कशीट 4 दोनों दूंगा। वर्कशीट 4 में ना 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके बहुत काम आएंगे, और वर्कशीट 3 में आपके वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के स्कूल से अपने प्री बोर्ड एग्जाम में दिए या जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। राइट, मेरे पास सारा कलेक्शन कर रखा है मैंने, आपको बस देना देना बाकी है। मैं आपको पहले ये दूंगा, फिर ये वाली ये दूंगा, ठीक है। जब भी टाइम मिले आपको कर लेना। थैंक यू सर। चलिए जी, टेक केयर ऑल, जय हिंद।